अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये हमारी सेकंड क्लास है। आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हाउ टू गेट स्टार्ट विद सी प्लस प्लस। फिर हम एक बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे और उसको लाइन बाय लाइन फिर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे हम बेसिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं हमारे पास कंपाइलर के साथ पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। बाकी जो फंक्शन है उस पर हमारा एक अलग से लेक्चर होगा, काफ़ी डिटेल में हम उसको फिर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाइट स्पेसेस एंड देन डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, जो हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि ये जो है ज़्यादातर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होती है, ये मशीन अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो इसको जब भी हम सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखेंगे उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होगा जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। यानी एक कंपाइलर यूज़ होगा। यहाँ पे जो एग्जांपल दिए गए हैं, फर्स्ट वन है माइक्रोसॉफ्ट कंपाइलर आप यूज़ कर सकते हैं, बोरलैंड कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं और डेव प्लस प्लस कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे डेव प्लस प्लस कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है कि आप जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हो जिसको कहते हैं सोर्स कोड, वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, जो कि आपका कंप्यूटर फिर क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंपाइलर टेक्स ए सोर्स कोड एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स विच योर कंप्यूटर कैन रन इज इट डज अदर प्रोग्राम। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो कंपाइलर होता है वो आपका सोर्स प्रोग्राम होता है उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन कोड। तो फिर क्या हो जाता है, वो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड बन जाता है। इसको अक्सर हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट फाइल क्या होते हैं। एक्चुअली अगर हम प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा दूँ, अगर हम रन करें किसी एक प्रोग्राम को तो आप लोगों के लिए ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ गया ये? ओके, ये कुछ प्रोग्राम हैं जो हमने पहले से लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इसमें से किसी एक को रन करूँ, फॉर एग्जांपल ये P1 मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये ओपन हो जाएगा। ये आपको जो इंटरफेस नज़र आ रहा है ये हमारा कंपाइलर है और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारा सोर्स कोड है। अब कंपाइलर में जो लिखा गया कोड होता है उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स कोड। लेकिन जब हम ये बटन प्रेस करेंगे कंपाइल, कंपाइल मतलब कि ट्रांसलेट करो इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास हमारा जो है प्रोग्राम रन हो चुका है। ये क्या है, जस्ट एक एवरेज फाइंड कर रहा है 2 3 4, इसका एवरेज क्या होगा, 3 आएगा हमारे पास। अब ये जो रन फॉर्म में आप लोगों को नज़र आ रहा है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट फाइल है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये P1 जो लिखा है इसके साथ C प्लस प्लस सोर्स फाइल और ये एप्लीकेशन फाइल है। इस पर अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो ये exe एक्सटेंशन के साथ सेव होगा। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये exe एक्सटेंशन के साथ सेव होता है जो एप्लीकेशन फाइल होता है हमारे पास। ये देखो एप्लीकेशन डॉट exe इसके साथ, इस एक्सटेंशन के साथ सेव होगा, तो इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। तो व्हाट इज सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट फाइल? सोर्स फाइल और टेक्स्ट फाइल जो कि .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव होते हैं। एक्सटेंशन जो हमारे पिछले सेमेस्टर में क्लासेस हुई थी उसमें आप लोगों को मैंने समझाया था। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैव द .exe एक्सटेंशन, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं जिसको हम डबल क्लिक करें तो वो
एग्जीक्यूट हो जाते हैं, रन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो उसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। उसको हम सेव करेंगे .exe एक्सटेंशन के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिखा गया है, जिसका सिर्फ रिज़ल्ट क्या है कि एक लाइन है वो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर रहा है। अगर ये जो आपको नज़र आ रहा है एवरी एज हैज़ ए लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, ये लाइन जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट आउट कर रहा है। और बाकी जो है ये हमारा जब भी हम कोई C++ प्रोग्राम लिखेंगे उसके लिए हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे क्या है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, और इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये क्या है हमारे पास इंट मेन, जो मेन फंक्शन है, आगे जब हम हमारा फंक्शन का टॉपिक आएगा वहाँ पे डिस्कस होगा। और ये फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है जो करली ब्रेसेस हैं। सी आउट एवरी एज हैज़ ए लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, ये क्या है हमारा प्रोग्राम स्टेटमेंट है, इसको टर्मिनेट किया गया है सेमीकोलन के साथ, ये भी आगे डिस्कस होगा। रिटर्न ज़ीरो, ये भी एक स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को दिया गया है और इसको सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट किया गया है। ओके, अब फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++। तो जो C++ लैंग्वेज है उसमें फंक्शन जो है वो हमारे पास इन्हीं एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है C++ का। ईच इन एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन वन फंक्शन विच इज़ कॉल्ड इज मेन फंक्शन। यानी जो मेन फंक्शन है हर एक C++ प्रोग्राम में वो ज़रूरी होगा। Without main function there is no C++ program that we can write। तो जो पहले प्रोग्राम आपको दिखाया गया, द फर्स्ट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ए सिंगल फंक्शन। तो जो पहला प्रोग्राम था हमारा उसमें क्या दिखाया गया है कि आप लोगों को एक सिंपल सा मेन फंक्शन दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये क्या है हमारे पास, हमारा इंट मेन हमारा फंक्शन का नाम है। इंटीजर जो है, इंट जो है वो डिफाइन कर रहा है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये इंट, कैरेक्टर और बूलियन यहाँ पे जब हम लगाते हैं टाइप डिफाइन करने के लिए ये क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। तो ये हमारा टाइप डिक्लेयर करता है, मेन इसका नाम है। और ये जो स्मॉल ब्रेसेस आपको नज़र आ रहे हैं ये फंक्शन में क्या है ना, जब हम फंक्शन में कोई आर्गूमेंट या कोई वैल्यूज़ पास करते हैं ताकि इसकी जो बॉडी हो इसमें एग्जीक्यूट हो, वो उसका यूज़ हो, तो हम इसके थ्रू यहाँ पे वैल्यूज़ पास करेंगे। यहाँ पे हम आर्गूमेंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जब हम फंक्शन का अपना लेक्चर लेंगे तो उसमें हम ये वैल्यूज़ पास करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ ये सीखना है कि एक मेन फंक्शन होगा जो मस्ट हर एक C++ प्रोग्राम में इंक्लूडेड होगा। करली ब्रेसेस जो है यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट होती है। अब जो भी काम आपने करना है वो मेन फंक्शन में करना है और सारे इंस्ट्रक्शन हमारे कहाँ पे आएंगे, हमारे इस करली ब्रेसेस के बीच में से आएंगे। यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सी आउट एवरी एज हैज़ ए लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन एंड देन रिटर्न ज़ीरो। हमारे फंक्शन की बॉडी में जस्ट ये ट्रू स्टेटमेंट लाइज करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन जो होते हैं कुछ बिल्ट इन होते हैं और कुछ हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। यानी यूज़र अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से अपने लिए कोई फंक्शन क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ का क्यूब फाइंड करना चाहते हो या एवरेज फाइंड करना चाहते हो, तो एवरेज फाइंड करने के लिए आप एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हो। तो उस फंक्शन का काम क्या होगा कि जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो वो आपको एवरेज फाइंड करके देगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि हम जो फंक्शन बना लेते हैं बार बार हमें किसी एक काम के लिए कोड नहीं लिखना पड़ता, जस्ट हमें वो फंक्शन कॉल करना होता है। वो फंक्शन कॉल करने के बाद उसमें वैल्यूज़ पास करते हैं, वो आपका काम कर देगा। यानी बार बार हम कोडों को नहीं लिखते, नए कोड को, उसी कोड को फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो अक्सर हम अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो हम जब नेक्स्ट फंक्शन का अपना लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, अब ये क्या कह रहा है, द फर्स्ट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ ए सिंगल फंक्शन कॉल्ड मेन।
और अब जो पहला प्रोग्राम आप लोगों को दिखाया गया उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन यूज़ हुआ है जिसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। फंक्शन कैन आल्सो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ क्लासेस। जो फंक्शन होते हैं वो क्लासेस से इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। और मतलब क्या है इसका मतलब, एक क्लास होता है उसमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब सिमिलर फंक्शंस हैं हमारे पास, वो हम एक क्लास में डाल दें तो हम कहते हैं कि ये एक क्लास के फंक्शंस हैं। जैसे कि मैथ्स डॉट एच की लाइब्रेरी फाइल है तो उसमें मैथमेटिक्स के रिलेटेड सारे फंक्शंस पहले से बिल्ट इन दिए गए होते हैं। जैसे कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो इसके लिए क्या है, एक फंक्शन है स्क्वायर रूट, उसमें आप 2 वैल्यूज़ पास करो, वो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करके दे देगा। अब फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो सबसे पहले आपने फंक्शन का टाइप डिक्लेयर करना होता है कि किस टाइप का फंक्शन हमारे पास यूज़ हो रहा है। उसके बाद फंक्शन का नेम आएगा और यहाँ पे हमारे आर्गूमेंट पास होंगे, लेकिन अभी इसी वक्त हम इसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर रहे। और यहाँ करली ब्रेसेस से, जो स्टार्टिंग करली ब्रेसेस है यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट होती है, और जो एंडिंग करली ब्रेसेस है यहाँ पे इसकी बॉडी क्या हो जाती है, एंड होता है। यानी जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ पे जाएंगे, इस बॉडी के अंदर। अब प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या होता है? पिछले प्रोग्राम में आप लोगों को 2 स्टेटमेंट दिखाए गए, सी आउट एवरी एज हैज ए लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन एंड द रिटर्न स्टेटमेंट जो कि है रिटर्न 0। ये क्या है, 2 स्टेटमेंट्स। यानी जब कंप्यूटर को हम कोई काम करने के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शन देते हैं, अब ये इंस्ट्रक्शन इसका मतलब क्या है, सी आउट। सी आउट मतलब यानी आपने इस डबल कोटेड लाइन में कॉमर्स में जो लाइन इनक्लोज्ड है वो इज़ वेल एज स्क्रीन पे आउटपुट देना है। ठीक है, तो हम इसको डबल कोटेशन में इनक्लोज करेंगे। डबल कोटेशन में इसलिए इनक्लोज करेंगे ताकि जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है वैसी ही ये स्क्रीन पे प्रिंट हो। अगर हम डबल कोटेशन में इसको इनक्लोज ना करें तो वो सी आउट जो है, आउटपुट स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं, वो इसको क्या करता है, एज ए वेरिएबल और कंसिडर करता है, यानी इसकी वैल्यूज़ प्रिंट करने की कोशिश करता है। तो स्ट्रिंग अगर हमने प्रिंट करनी है जस्ट लाइक एवरी एज हैज़ ए लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, तो हमें इसको डबल कोटेशन में इनक्लोज करना होता है। तो ये सी आउट जो है ये एक हमारे पास कीवर्ड है जो यूज़ होता है हमारे पास, यानी जब हम स्क्रीन पे कुछ आउटपुट शो करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन होता है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है जहाँ से वो कॉल किया गया होता है। अब जो हमारा प्रोग्राम है उसको हमने कहाँ से कॉल किया हुआ है, वो कंपाइलर से मेन फंक्शन, जो हमारा मेन फंक्शन है उसको हमने कंपाइलर से कॉल किया हुआ है। यानी कंपाइलर, क्योंकि ये बेसिक फंक्शन है तो ये कंपाइलर में बिल्ट इन पहले से पड़ा होता है, अब जस्ट हमने उसको कॉल करना होता है। तो वो भी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, लेकिन इस प्रोग्राम में ये बेसिक जस्ट एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसको 0 वैल्यू सेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है रिटर्न 0। ठीक है, द फर्स्ट स्टेटमेंट टेल्स द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द कोडेड फ्रेज। यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो कंप्यूटर को क्या बताता है कि ये जो कोडेड फ्रेज है वो स्क्रीन पे प्रिंट आउट करो। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो मेन फंक्शन टेल्स मेन टू रिटर्न द वैल्यू 0। जो मेन फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि है यहाँ पे 0। हम और भी वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन में, लेकिन ये बाद में डिस्कस होगा। टू हूएवर कॉल्ड इट, इन दिस केस द ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रोग्राम है यहाँ पे किसने कॉल किया है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर ने इसको कॉल किया हुआ है, तो वो ही वैल्यू उसको रिटर्न कर रहा है 0। अब वाइट स्पेसेस क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है। वाइट स्पेसेस मतलब जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं हम उसमें स्पेसेस देते हैं, उसको बाय ऑर्डर लिखते हैं ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो एंड इजीली जो है वो रीडेबल हो। तो टू मेक टू इंक्रीज अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी, तो हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में वाइट स्पेसेस को यूज़ करते हैं। जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करता है, वो वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर रहा है। अब ये यहाँ पे एक प्रोग्राम है, बेसिक सा प्रोग्राम लिखा हुआ है एवरेज फाइंड करने के लिए।
तो ये सब कुछ हमने एक ऑर्डर के थ्रू लिखा है। आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये क्या है, हमारे पास एक वाइट स्पेस है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और लाइन दे रहा हूँ, तो ये कितना हो गया, ये मैंने 3 लाइंस एक वाइट स्पेस दे दिया, ठीक है। अब इससे प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, अब ये एक नया वाइट स्पेस क्रिएट कर दिया मैंने, तो क्या होगा हमारे पास। अब अगर इसको मैं रन करूँ, ये रन होगा, हाँ एब्सोल्युटली रन होगा। क्यों रन होगा, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है वो जितनी भी हमारे वाइट स्पेसेस हैं, जैसे कि ये एक वाइट स्पेस है, ये वाइट स्पेस है, ये वाइट स्पेस है, यहाँ पे मैंने 2-3 लाइन का दे दिया, तो ये क्या है, इस सब को इग्नोर करता है। हमारा कंपाइलर क्या करता है, यानी वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। जितनी भी आप वाइट स्पेसेस दोगे वो इसको इग्नोर करेगा, फिर भी ये प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी क्या है, वाइट स्पेसेस इज डिफाइंड एज स्पेसेस कैरियज रिटर्न लाइन फीड टेब्स वर्टिकल टेब्स इन फॉर्म ऑफ फीड्स। तो लाइन स्पेसेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आप वर्टिकल स्पेस भी दे सकते हो, एक लाइन भी दे सकते हो, एक टेब मतलब यानी एक बार जब स्पेस आप स्पेस प्रेस करते हो तो एक कैरेक्टर का स्पेस आ जाता है। लेकिन अगर हम टेब की बात करें तो वो 8 कैरेक्टर यानी 8 बिट जंप मार देता है, आगे स्पेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। The compiler or you can run statement over 2 or more line, it is all the same to the compiler। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम 1 या 2 लाइन ब्लैंक भी छोड़ दे, एम्प्टी छोड़ दे, तब भी कंपाइलर प्रोग्राम रन करेगा, क्योंकि वो उस स्पेस को क्या कर लेगा, इग्नोर कर लेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है वाइट स्पेसेस का, तो हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग के बाद हमने ये एक लाइन पूरा स्पेस दे दिया है, नेम स्पेस std, फिर उसके बाद स्पेस इंट मेन। जो पिछला प्रोग्राम था हम सी आउट को नीचे लिखते थे ना, अब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है और बाकी उसके बाद इन्होंने एक स्पेस लिख दिया। यानी जो हमारा पहला प्रोग्राम है उससे इसका जो ऑर्डर है काफ़ी चेंज हो गया है और काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको रीड आउट करना और इसको अंडरस्टैंड करना। अगर ये फिर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये सिंटैक्स रिकमेंड नहीं करते। सिंटैक्स किस चीज़ को कहते हैं, इन्हीं प्रोग्राम लिखने का जो आपका फॉर्मेट है उसको हम क्या कहेंगे, सिंटैक्स कहेंगे, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और रीडेबल हो, मोर रीडेबल हो, तो उसको आप एक ऑर्डर के थ्रू लिखते हैं। ये सिंटैक्स जो है मैं रिकमेंड नहीं करता। नाउ आउटपुट यूजिंग सी आउट। ओके, कंप्यूटर जो है उसमें 2 मेन ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे, सी आउट एंड सी इन। फॉर टेकिंग इनपुट लेने के लिए हम सी इन कीवर्ड यूज़ करते हैं, और आउटपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, देने के लिए हम सी आउट कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में जस्ट सी आउट यूज़ किया गया है, जस्ट एक लाइन हमने प्रिंट आउट करनी है, ठीक है। तो एज यू हैव सीन द स्टेटमेंट सी आउट एज हिज लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन। The identifier cout pronounced is actually an object. It is predefined in C++ to correspond to standard output stream। तो ये पहले से predefined होता है। cout जो है ये क्या है, हमारे पास पहले से predefined है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, सी आउट यूज़ हो रहा है टू जनरेट आउटपुट स्ट्रीम। और इंशाल्लाह आगे जब हम और प्रोग्राम्स लिखेंगे तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे। पहले भी हम ये बातें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये दोबारा मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम गुजर चुका है, आप लोग भूल गए होंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स क्या है, डायरेक्टिव्स जो आपको ऊपर ये 2 लाइन नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव्स कहते हैं। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और ये जो नीचे नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, यूजिंग डायरेक्टिव। इन दोनों का अपना अपना एक अलग अलग काम होता है, ठीक है। अब
ये जो नज़र आ रहा है आप लोग को, आई ओ स्ट्रीम स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी जब आप कंप्यूटर को इनपुट देंगे आउटपुट देंगे, स्ट्रीम जनरेट करेंगे इनपुट आउटपुट की, तो उसकी एक हेडर फाइल है। इस फाइल में जो हमारे कीवर्ड यूज़ होंगे ये सी आउट सी इन, ये दोनों डिफाइंड है। इसकी डिफिनीशन यहाँ पे इस लाइब्रेरी फाइल में पड़ी हुई है। अब ये इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन वो दे रहा है कंप्यूटर को, हैश कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप इंक्लूड करो, डायरेक्ट कर रहा है कि आप इंक्लूड करो जो आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल है लाइब्रेरीज़ में, वो अपने साथ इंक्लूड करो। जब भी आप इस कोड को कन्वर्ट करो इनटू मशीन कोड, तब आपने ये आईओ स्ट्रीम फाइल क्या करना है, अपने साथ इंक्लूड करना है। अगर हम ये इंक्लूड ना करें तो क्या होगा, हमारे पास एरर जनरेट होगा, हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ Ctrl+X, अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये हमारे पास एरर दे रहा है। क्या कह रहा है, सी आउट, यानी जो सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। अब ये इसकी डिफिनीशन है नहीं ऊपर, तो कंप्यूटर इसको क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, एरर जनरेट कर रहा है। अगर मैं इसको वापस लाऊं और फिर रन करूं तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम इसको क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और आईओ स्ट्रीम जो है इसको हम हेडर फाइल कहते हैं, और हैश इंक्लूड जो है ये कंप्यूटर को डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्ट कर रहा है कि आपने ये फाइल इंक्लूड करना है। ठीक है, उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस std, ये यूजिंग डायरेक्टिव कहलाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, जब भी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे तो लाइन बाय लाइन हम उसके साथ क्या लिखेंगे, std। फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो एरर दे रहा है। ठीक है, क्या करेंगे हम, अगर हम इन सब लाइंस के साथ ऐसे लिख दे std और इसको डबल कॉमा दे, तो हमारे साथ ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ओके, इस तरह हमने क्या करना होता है, हर एक इंस्ट्रक्शन के साथ एक std हमने लिखना होता है। तो ये काफ़ी हेडेक है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्या है, टास्क है। तो इस हेडेक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग डायरेक्टिव को यूज़ करते हैं। यहाँ पे यानी जो मेन फंक्शन है बिल्कुल इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करें, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ओके, तो अब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो बार बार हमें std लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम ये यूजिंग डायरेक्टिव क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये मस्ट है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम यूज़ करो तो ये दो स्टेटमेंट तो मस्ट इंक्लूड होंगे। इसके अलावा और भी लाइब्रेरी फाइल्स हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के नीड्स के मुताबिक। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अपनी गूगल जो क्लासरूम है उसके जो स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है वहाँ पे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड करूँगा। लाइव स्ट्रीमिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि पुअर कनेक्टिविटी होती है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी आप लोगों को वहाँ पे शेयर करके दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।